हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है पिछले 75 साल में, वो प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दे पाई है हमारे लोगों को। और हमारी प्रायोरिटी के ऊपर रेलवेज भी नहीं है, क्योंकि हमने वो ट्रकों का माफिया जो है उसको फैसिलिटेट करना था। मोटरवे पुलिस भी ब्यूरोक्रेट है, दे आर आल्सो ब्यूरोक्रेट्स, दे वर्क वेरी एफिशिएंट। तो हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है सेक्टोरल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी बात से कि ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी गुड केस स्टडी टू अंडरस्टैंड के बाकी एरियाज में लार्जर स्केल पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो वहां पे क्या हो रहा है। सो लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टू द लार्जर पिक्चर। जो इस वक्त हमारा मेन इशू नजर आ रहा है वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट है, हमारा गर्दिशी कर्जा है। वी कैन लिस्ट द थिंग्स, वो तो रोज ही हम बातें बातें करते हैं ये। और हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट कैसे होगा जब प्रोडक्शन नहीं है? प्रोडक्शन कैसे होगी जब बिजली नहीं है या बहुत महंगी है? सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इसका क्या हल निकाल सकते हैं? जो चेन आपने बताई उसमें एंड यू एंडेड ऑन एक्सपोर्ट, लेट्स टेक अप एक्सपोर्ट। जी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से हो सकता है, जैसे आपने कहा बनाएंगे तो बेचेंगे। हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया है पिछले 40 साल में, जी, वो एंटी इंडस्ट्री है। राइट। देयर इज स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट और इंपोर्ट में अंडर इनवॉइसिंग जो है, ये एवेन्यूज है जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा बड़ी आसानी से मेहनत किए बगैर बनाया जा सकता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने कारखाने बंद किए हैं और अब या तो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में करते हैं, या इंपोर्ट करके उसको चीज़ों को बेचते हैं। और जी, तो वो 2-4 टेलीफोन घर पे रखे हुए हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। और कारखाने, जी जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कारखाने बंद किए हैं। हम जानते हैं, हमारे we personally know people, almost 8 families that I know, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद की और अभी इनमें काम कर रहे हैं। सो हमने पाकिस्तान, और ये अपॉर्चुनिटीज मिली है चूँकि मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वैसे ही है। इंडस्ट्री आप लगाएंगे, 18% GST देंगे और बहुत सारे और मसाइल उसके साथ लगे हुए हैं, जिसमें करप्शन भी शामिल है। बहुत सारी सर्विसेज आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। 15 किस्म के सरकारी लोग आएंगे, बिजली वाले पैसे खाएंगे। बिजली भी आप अपनी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी भी अपनी प्रोवाइड करें, इट्स जस्ट नॉट प्रॉफिटेबल टू रन एन इंडस्ट्री एनी मोर। तो अगर आपने मुतबादिल इन्वेस्टमेंट के तरीके इतने आसान कर दिए तो इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। एट द सेम टाइम हमने इंपोर्ट के सारे दरवाजे खोल दिए। जी। एक तो आप सुपरमार्केट में जाएं तो आपको पाकिस्तानी चीजें ढूंढनी पड़ती। चले एक स्टेप बैक लेते हैं। वो आप एनर्जी की और फर्नेस ऑयल की बात कर रहे थे और ये कि कोल से हमें बिजली बनानी चाहिए, तो व्हाई नॉट हाइड्रो? डैम्स क्यों नहीं बनाए? कालाबाग डैम क्यों नहीं बना? क्यों पोलिटिसाइज हुआ? और इन्हीं जरदारी साहब जब सदर थे 2008 से 13 तक, इन्हीं के जमाने की मुझे वो अखबारी हेडलाइन याद है कि कालाबाग डैम का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। देखिए, डैम आप उस वक्त बनाएंगे जब पानी होगा। डैम न तो पानी प्रोड्यूस करता है, न पानी हो तो बिजली पैदा करेगा। कालाबाग तो इंडस पे है ना जी, वो पानी पानी है, वहां तो बहुत पानी नहीं है। पानी नहीं है। देयर इज अ बैलेंस शीट दैट हैज बीन क्रिएटेड एंड इवन मंगला एंड तरबेला, अगर आप पूरा साल का ट्रैक करें न्यूज रिपोर्ट्स, देयर आर पीरियड्स व्हेन मंगला एंड तरबेला ये डेड उस पे चला जाता है, डेड लेवल पे। इसका मतलब ये है कि इतना कम पानी है कि अब बिजली नहीं पैदा हो सकता। दूसरी बात ये है कि देयर आर अबाउट 5 months इन अ ईयर जब पानी होता ही नहीं है इंडस में बिजली पैदा करने। आपको अल्टरनेटिव सोर्सेस चाहिए। हाइड्रो पावर के लिमिट्स हैं। कालाबाग डैम आप बना दें, लेकिन कालाबाग डैम के लिए पानी नहीं है। जो पानी है वो आप तरबेला और मंगला में रोक लेते हैं। मेरी एक किताब है पानी के ऊपर, इट्स कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजिंग वाटर।
उसके लिए मैंने जो रिसर्च की थी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू द मैटर कि ये समझने की जरूरत है. यस, तो मैंने उसके लिए मैंने तस्वीरें भी ली. मैं अपस्ट्रीम ऑफ तरबेला एक जगह पर था जहां पर रिवर बेड पे, इंडस रिवर बेड पे क्रिकेट मैच हो रहा था. वो तस्वीर भी मेरे किताब में है. नाउ बिलो टर्बेला तो चलो आप कह सकते हैं पानी आपने रोक लिया फिर जेलम में पानी नहीं है, या मंगला में रोक लिया तो जेलम में पानी नहीं है, लेकिन अपस्ट्रीम तो पानी होना चाहिए. तो देयर इज अ वाटर प्रॉब्लम. वाटर इज नॉट, ऐसा नहीं है कि बहुत पानी है बस डैम बनाए चले जाए. प्योरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जब हम इस लेट्स से कालाबाग डैम, जब हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो उसमें जितनी बिजली प्रोड्यूस होनी है और जितनी उससे इरिगेशन होनी है, उससे जितनी यील्ड आनी है, जितनी बंजर जमीन सैराब होनी है, तो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड टुगेदर. तो अगर ये सारा उसका आउटपुट हम सामने रखें, उसका पोटेंशियल, तो इज दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ डूइंग? All this has been done. The basic question is, where is the water? अगर पानी नहीं है तो आपकी सारी कैलकुलेशंस हवा में है. ओके, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पानी नहीं है. ओके, ये डॉक्यूमेंटेड है जी. और ये जिन्होंने ये रिसर्च की है वो रिसर्च, उनकी बैलेंस शीट, वाटर बैलेंस शीट मेरी किताब में मैंने पब्लिश किया है. एट द Right. एंड ऑफ द डे देयर इज सरप्लस वाटर नहीं है. योर कंक्लूजन इज कि ये मंसूबा जो है वो डूएबल नहीं है, या इसमें पैसे लगाने से उसका जी. कोई नहीं है. So is that where we are? So now we come to the other alternative इसका, कि वो कोल के ऊपर शिफ्ट कर जाए. कोल इज वन. हाइडल में जितनी कैपेसिटी है वो हम यूज कर रहे हैं, उसको जरूर करें. माइक्रो हाइडल में बहुत पोटेंशियल है. खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में छोटे छोटे डैम, छोटे डैम, लोकल नीड्स आप मीट कर लें तो वो ग्रिड पे प्रेशर कम हो जाता है. बहुत एरिया बड़ा है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, वो है सोलर. ओके, वेस्टर्न, ऑल ऑफ वेस्टर्न हाफ ऑफ बलूचिस्तान शुड गो ऑन सोलर. बिकॉज देखिए, बिजली आप पैदा करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन से आप सप्लाई करते हैं, जितनी लंबी वो ट्रांसमिशन लाइन होगी उतनी ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, टेक्निकल लॉसेस हैं. यस, 100 यूनिट्स को आप शुरू करें तो वो शायद पहुंचेगा 60 यूनिट्स, और बहुत एफिशिएंट हुआ तो 70 यूनिट्स, कहीं कहीं तो 40 यूनिट भी पहुंचता है एंड पॉइंट पे. इतनी लॉस, टेक्निकल लॉसेस होती हैं. तो बलूचिस्तान में आप 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगा के ग्वादर और जिवनी को पहुंचाएंगे, या रिकोडिक को वहाँ पहुंचाएंगे जहाँ रिकोडिक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉसेस होगा. ये अच्छा. दिस इज और ये बहुत बहुत मतलब मेरा ख्याल में 365 दिन में 360 दिन तो जूब होती है यहाँ पर. So there's a lot of potential, but I think what we should have, we have to do off grid. I don't know if it has, if it requires some expertise. वो उसके बारे में ये सुना था कि ये सोलर पैनल जो हैं ज्यादा हीट में अच्छी बिजली जनरेट नहीं करते. They want sunlight as well as cool atmosphere. Very true. तो इन्होंने तो ये घर में लगा दिया था, इन्होंने तो सहरा में ये लगा के गाड़ दिया जाके सारे. तो जहाँ इतनी गर्मी है तो वो उसमें से कुछ निकला ही नहीं. तो आई थिंक दोज लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इन्हें इंस्टॉल करें. जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो एक सोलर पार्क बनाया था साउथ पंजाब में, इट हैज फेल्ड प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन दैट वहाँ हीट ज्यादा है, लाइट कम है. तो वहां से कहीं और लगा लें अभी टाइम है. इनफैक्ट वो इज सो बैड दैट उसमें it generates less than 20% of electricity, so 80% of your capital cost. मतलब ये है कि अगर हम जैसे एक आम सादा आदमी को ये बात पता है तो लगाने वालों को ये बातें नहीं पता थी. आई डोंट नो व्हाट दे हैड इन माइंड, या फिर वहां पे भी कोई इंटरेस्ट होगा कि यहाँ पे लगा दें. बात ये है कि पाकिस्तान में हर किस्म की नॉलेज है, स्किल है, और जो ये लगाते हैं, ये काम करते हैं, उनको भी पता होता है. लेकिन नैरो इंटरेस्ट, किसी ने फिजिबिलिटी बना के दी होगी, कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई प्रेजेंटेशन हुई होगी, तो कहाँ है वो लोग, वो एक्सपर्ट सारे जिन्होंने ये आइडिया दिया था? लोकेशन का कोई सर्वे हुआ होगा.
मैंने अगर एक तय कर लिया है कि मैंने ये काम करना है तो फिर मैं वो फिजिबिलिटी भी अपनी मर्जी के बनवाता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आपने वो प्रॉम्प्ट किया था रैकोटेक का, तो वो पाकिस्तान के, तो सुना है कि $6 ट्रिलियन से ज्यादा के मादनी जखायर हैं हमारे पास। उनका क्या है, क्या ये बस ऐसे ही बात ही है कि हैं भी, और इफ देयर आर तो व्हाई नॉट टैप देम? फिर बात उनके ये है कि अगर मेरे दादा ने मेरे लिए एक महल छोड़ा है जिसमें मैं रहता हूँ, जी लेकिन मेरे पास रोजमर्रा के रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, जी उस महल को मैं क्या करूँगा? मादनियात तो है, एंड जी इट्स बीन नोन फॉर द लास्ट आई थिंक 20 years 40 years की ये है, लेकिन हम्म इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इसको निकालेंगे तो कौन इसका फ़ायदा उठाएगा? तो So उसी it's all ट्यूब about में interest, not about policy, not about anything else, not about structural reforms, not about. So अगर तो ये सारा वेस्टेड इंटरेस्ट का ही है, तो फिर तो ये इकोनॉमिक्स का केस ही नहीं है, तो क्रिमिनल केस हो गया सारा। देखिए, मैं 3 हुकूमतों में रहा हूँ, ब्रीफ पीरियड्स के लिए। मैं फेडरल गवर्नमेंट में रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, और एक दिन भी कोई ऐसी डिस्कशन कहीं नहीं हुई जो स्ट्रैटेजी पे हो या ओके, विजन कि क्या हम बात करना क्या चाहते हैं। है? हम भी सुनना चाहते हैं वो बातें जो वहां पे होती हैं। वो Those सिर्फ decorated rooms. जी, मतलब वो सिर्फ वो चीज़ें होती है जो पावरफुल सर्कल्स के इंटरेस्ट में होता है। जैसे मैं आई वाज़ आई वाज़ एडवाइज़र प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन सिंध। तो जितने भी Right. PC1 बनते थे, जो भी प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट का, उसका पहले एक PC1 बनता है, उसकी अप्रूवल होती है, बाद में वो बनता है, और अप्रूवल प्रोसेस में उसकी टेक्निकल एनालिसिस भी होती है। मैंने Right. ऐसा भी देखा है कि बहुत अच्छा फिजिबिलिटी बन के आई है, उसके बेसिस पे PC1 बना है, उस पे सवाल और ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, वो 6 महीने तक घूम रही है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। और ये भी अच्छा। केस देखा है कि सुबह 10 बजे एक PC1 बन के आया, नज़र आता है कि इसके नंबर्स फर्जी है, और अगले दिन 10 बजे तक वो पास हो, चला सारे गया। चैनल से अप्रूवल के गुजर गया और पैसे भी रिलीज हो गए। वो अच्छा। सारा डिपेंड करता है कि ये क्या है। That speed. मैं एक मिसाल दूं ऑल्दो इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, बट मैंने जब चार्ज संभाला 2010 में सिंध में, तो एक स्कीम थी 3000 हेक्टेयर पे मैनग्रोव्स को रिहेबिलिटेट करने की। मैंने कैलकुलेट किया जितने साइज़ है हमारे मैनग्रोव का, मैंने कहा इसको तो 300 साल लगेंगे पूरा रिहेबिलिटेट करने में, 3-3 हज़ार पे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने 100,000 हेक्टेयर्स पे एक PC1 बनवाया। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं Right. थी, 7 बिलियन रुपए थी, 7 अरब रुपए का कॉस्ट था। चूँकि प्लांटिंग सैपलिंग्स इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इसमें कोई आपको ब्रिक, मोर्टार, स्टील, फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके करें तो वो कर देंगे। वो मैंने ठीक है। किया, उसमें सारी चीज़ें हर अप्रूवल प्रोसेस से गुजर गया, लेकिन उसको फिर रोक दिया गया। वो क्या वजह थी, वो उसमें बहुत लंबी कहानी है। ये और बात है कि मेरे जाने के बाद फॉर समहाउ वो प्रायोरिटाइज हो गया, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है फॉर मैनग्रोव रिहेबिलिटेशन, लार्जेस्ट मैनग्रोव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। फंटास्टिक, एक्सीलेंट। चलिए सर, जरा सॉरी कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं आज की गुफ्तगू को। आखिर में मैं सोचा कि ये अब IMF का जो आ रहा है किस्सा, तो उसे एंड में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने सारी बातें बताई हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला आज नहीं तो चंद साल बाद आएगा। 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। वो क्या बनेंगे बड़े होके? हाउ विल दे कंट्रीब्यूट? वो तो बोझ बन जाएंगे। और इमेजिन कि आज से 50 साल बाद अगर वो जब 60-70 साल के होंगे एट द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट, तो दे विल बी अ टोटल लायबिलिटी। दैट पॉपुलेशन, 2-3-4 करोड़ लोग who have contributed nothing, इसका क्या हाल है? जब हम Given all this,
all the economic realities that we have. जब हम स्कूल में पढ़ते थे, शायद आज भी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, वो ये था कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया कि अगर हम पाकिस्तान न बनाते तो we would have been hewers of wood and carriers of water. लकड़हार होते और वो पानी किश्ती में दे रहे होते दूसरों को, इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया। लेकिन हमने जो कौम पैदा की है, ये जो 2 करोड़ बच्चे आप कह रहे हैं, हमने तो इसी काम के लिए उनको पैदा किया है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है। गाड़ियां साफ करें, लोगों के फर्श साफ करें, उन बच्चियां। और उसके साथ एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक शायद चीज हो रही है, वो मेलन्यूट्रिशन की है। ये बहुत बच्चे, 2 करोड़ से ज्यादा ही बच्चे अच्छी है ही नहीं, वो मेलन्यूट्रिशन की वजह से मेंटली इनकैपेसिटेटेड है। और हम जब फील्ड में काम करते हैं, अपने लोगों को हायर करते हैं काम करने के लिए, हमें वो फेस करना पड़ता है कि मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ जहाँ मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, एलीट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन वो जो डिडक्टिव पावर होता है एक इंटेलिजेंट इंसान का, वो नहीं है इन बच्चों में। तो हम सिर्फ 22 साल के एज ग्रुप की हम सिर्फ इलिटरेट कौम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम वो कौम पैदा कर रहे हैं जिनके पास मेंटल एबिलिटीज भी नहीं है, बिकॉज ऑफ लो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव इयर्स। ये आईक्यू नीचे जा चुका है, आईक्यू का मसला बन जाता है। सो वी हैव रियली क्या कह सकते हैं, और ये दानिस्ता है, ये ऐसा नहीं है कि हमें पता ही, हमारे रूलिंग एलिट्स को पता ही नहीं था कि ये दानिस्ता है तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। यस, तो बात तो यही है ना कि हमारा मसला माशी से ज्यादा इस वक्त जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट का है, जो कि क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल, बिल्कुल क्रिमिनल है। और आप दुनिया का सबसे अच्छा प्लान बना के ले आए, अगर उसे कोई करना ही ना चाहता हो और सब लोग जिनसे आप वो कराना चाहते हैं वो उसे फेल करने पे तुले हुए हो, तो दुनिया का कोई प्लान नहीं काम करेगा। लेकिन आप एजुकेशन का बजट डाले और वो सारा चला जाए घोष स्कूल्स में, तो ये तो क्रिमिनलिटी है। आप हॉस्पिटल बनाए और दवाइयाँ फिर ब्लैक में बेचे, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वही दवाई बाहर दुकान पे मिलती है, वो सामने ये क्रिमिनल है, बिक रही होती है वो दवाई, ऐसे ही होता है। ये क्रिमिनल है। This is criminal. So it has nothing to do with economic policy and development, and it is a simple criminal matter. जैसे आपने शुरू में एक सवाल पूछा था ना, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का, वो इशू नहीं है। आप कैपिटलिज्म बना लें, सोशलिज्म बना, सोशलिस्ट स्टेट बनाए, कैपिटलिस्ट स्टेट बनाए, अगर जो रूलिंग स्टेट है, रूलिंग क्लास है, उनका एक एजेंडा है डेवलपमेंट का, तो वो करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। मैं ये कहता हूँ, पहले 30 साल पाकिस्तान के जो थे, उसमें हमारा एक विजन था। उस वक्त, उस दौर में मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आई और इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी आई, प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेशन भी था और सोशलिस्ट ओरिएंटेशन भी था। लेकिन ये पहले 30 साल में 47 to 77 पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। ये हमारा गोल्डन ईरा था। बहुत तेजी से माशी असासे बनाए, पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, डैम्स, पोर्ट्स, हाईवेज, ये सारी चीजें पहले 30 साल में बनी, जो आज़ादी के वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। 77 के बाद जो है, हम बिल्कुल डेवलपमेंट की पटरी से उतर गए और आज तक हम नहीं पहुंचे हैं। So वो आप इसे कोरिलेट कर रहे हैं ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ से, या अफगान वॉर के स्टार्ट होने के बाद? I mean, everything coincided. Everything coincided. And that is when things started to change and totally changed. So what I am saying is that we had a military government which was very good as far as economic development was concerned. Yes. And a civilian socialist government that was very good as far as economic development is concerned. लेकिन उसके बाद तो
मसला ही कुछ और हो गया। उसके बाद तो सिर्फ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाते रहे अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, और पब्लिक एजेंडा, स्टेट का एजेंडा वो लास्ट फ्यू नहीं। मिनट्स अभी जो 24th इकोनॉमिक ये IMF रिव्यू है, IMF का प्रोग्राम इनेविटेबल है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। अब ये 3 साल में $6 बिलियन देंगे हमें। कैन दिस एंड? आई मीन सर्टेनली। चले, ऐसा है कि मुझे पिछले कर्जों के $100 मैंने देने हैं, और इस साल जो मेरा बजट है उसमें $10 का मजीद एक खसारा होगा, तो अगले साल $110 चाहिए, जी, उसके बाद $120 चाहिए। या पहले तो इसको स्टॉप करें, पहले तो इसको स्टॉप करें। जो करंट ईयर का खसारा है स्टॉप इट। क्या करने, इकदामात क्या करने हैं, इकदामात क्या करने हैं उसे रोकने के लिए? हम $100 की एक्सपोर्ट पे $250 इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बाकी 150 पूरा कर्जे पे है। पहले तो उसको ले आए, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं प्लस जो रेमिटेंस में मिलता है स्लैश करें, उतना ही इंपोर्ट करें, उससे ज्यादा ना करें, तो खसारा जीरो कर दें। देन वी ओनली हैव टू रीपे पास्ट लोन्स, ओवर टाइम वी कैन पे दैट। लेकिन आप अपना जो बलून है कर्जों का वो बढ़ा करते चले जाएंगे, तो पिछला कर्जा भी देना है, नया कर्जा जो जब पैदा हो रहा है वो भी देना है। ये तो हम जंग जीत ही नहीं सकते। पहले तो ये करें, तो बंद करें, बिजली बनाना बंद करें, इंपोर्टेड फ्यूल से जीरो कर दें, गाड़ियों की इंपोर्ट बंद करें, राशन करें पेट्रोल, मेरे ख्याल में 150 लीटर पर मंथ दें हर गाड़ी को। लोग फिर मजबूरन, वो तो 2 मिल रहा है, कुछ सरकारी लोगों को तो 2-2 हजार लीटर पेट्रोल फ्री मिलता है। जी बिल्कुल खरे हैं, और कोई कहीं कोई लिमिट नहीं है ना। फिर लोग कारपूल भी करेंगे, फिर मजबूरन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगी। जब सरकारी अफसरों को बस में आना पड़ेगा दफ्तर, तो वो फिर इम्प्रूव करेंगे। आप कह सरकारी रहे हैं कि दफ्तरों लोगों ने बनाया हुआ निजाम जो है उसे डिसमेंटल किया जाए? ये डिसमेंटल करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा जी। इसी तरह जो हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है उस पर बात करना ज़रूरी है। दिस हैज़ बिकम द एलिफेंट इन द रूम, इसमें कोई अब पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं तो सिर्फ एक कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा चले नेशनल, आप सिक्योरिटी कॉन्शियस है और मुल्क की दिफा करना चाहते हैं, हम भी करना, कौन चाहता है कि मुल्क की दिफा ना करें। लेकिन बात यह है कि जितने भी हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, शिप्स, टैंक्स, आर्मर्ड कार्स हैं, ये सब पेट्रोल पे चलते हैं, और पेट्रोल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, सिचुएशन भी तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इंडिया का और हमारा जो है, हमारा को $6.6 बिलियन का डिफेंस बजट है, अब उनका 80 पे जा चुका है, 14 गुना उनका है। एंड दिस इज अ सीरियस मैटर। यू थिंक वी कैन अफोर्ड टू रिड्यूस आवर बजट? आप बजट कर दें, लेकिन जब आपके टैंक्स और आर्मर्ड कार्स और फाइटर प्लेन्स और सबमरीन्स और शिप्स के लिए पेट्रोल ही नहीं होगा, तो आप कैसे लड़ेंगे? पेट्रोल तो मईशत लाएगी ना। जिस मुल्क की मईशत बैठ जाती है वो जंग नहीं लड़ सकती। Soviet Union did not collapse because it lost a war with anybody. It collapsed because its economy collapsed. ड्राई हो गई थी इकोनॉमी टोटल। हम बिल्कुल उसी मोड़ पे खड़े हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपके वक्त का, और इस दुआ के साथ कि हमारे लिए कुछ अच्छे हालात आगे आए। तो वंस दिस IMF प्रोग्राम इज फाइनलाइज्ड और इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम इज इन प्लेस, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक दफ़ा आपसे दोबारा हम एक नशिस्त कर लें, और उस वक्त फिर हम, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन देयर इज नो पॉलिसी इन साइट, तो जब वो आ जाएगी तो हम आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें वक्त दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।